हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 9 रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम करीब 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या फिर इनमें से कोई नहीं। कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ठोसों में। कारण क्या है कि ठोसों में पदार्थ के कण काफी पास पास होते हैं। किस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं? ऑप्शन दिया गया है ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या फिर इनमें से कोई नहीं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण काफी दूर दूर पर होते हैं। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कुर्सी, नींबू पानी, वायु या घृणा। पदार्थ वे सभी चीजों को कहा जाता है जिनमें द्रव्यमान होती है और जो स्थान घेरता है। इन ऑप्शन में से घृणा पदार्थ का उदाहरण नहीं है। पदार्थ के किस अवस्था की घनत्व सबसे कम होती है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या फिर सभी अवस्थाओं का घनत्व समान होता है। अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व होती है गैसीय अवस्था का। कारण क्या है कि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान बहुत कम होती है और घनत्व कम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण काफी गतिशील होते हैं। इसकी गतिशीलता के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है यानी बढ़ती है, लेकिन जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा घटती है। ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाते हैं। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है संगलन, वाष्पीकरण, निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन। सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। फिर इस द्रव को अगर गर्म किया जाए तो यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाती हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ठोस अमोनियम क्लोराइड। अगर आप ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाएगी। इसी परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है निक्षेपण, हिमीकरण, संगलन या इनमें से कोई नहीं। ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रक्रम निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण क्या है कि जब किसी गैसीय अवस्था को ठंडा किया जाए तो ये द्रव में न बदलकर सीधे ठोस बन जाती है और यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा प्रक्रम होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उपर्युक्त सभी। तापमान के कई सारे मात्रक हैं, लेकिन इनमें से एसआई मात्रक केल्विन होता है।
373 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 373 केल्विन, 646 केल्विन, 100 केल्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तापमान का मान दिया गया है 373 डिग्री सेल्सियस। इसे हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। जब भी कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहे और इससे हमें केल्विन में परिवर्तित करना हो तो उसमें हमें जोड़ना होगा 273। इस प्रकार इसका मान होगा 646 केल्विन। सही जवाब होगा 646 केल्विन। पीतल उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है यौगिक का, तत्व का, समांगी मिश्रण का या विषमांगी मिश्रण का। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। वास्तव में यह तांबा और जस्ता का एक समांगी मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन दिया गया है 78%, 21%, 60% या इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। निम्न में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन या क्लोरीन। सही जवाब होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। रासायनिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जल, पारा, चूना पत्थर या पीतल। इन ऑप्शन में से जल एक यौगिक है, पारा एक तत्व है, जबकि चूना पत्थर एक यौगिक है। लेकिन पीतल क्या है? यह मिश्र धातु है जो कि शुद्ध पदार्थ नहीं है। सही जवाब होगा पीतल। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया गया है पारा, ब्रोमीन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पारा एक धातु है जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। दोनों ही कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, यानी सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व होते हैं। ऑप्शन दिया गया है ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि पारा और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। उपधातु के उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर उपर्युक्त सभी। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु ऐसे तत्व को कहा जाता है जिनकी विशेषताएं धातु और अधातु के बीच वाली होती है। उपधातु का उदाहरण है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, यानी सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन दिया गया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में मोम गलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है मोम का, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। साथ ही साथ मोमबत्ती के जलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों ही है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड में, नेफ्थालीन में, एंथ्रासिन में या फिर उपर्युक्त सभी में।
जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो यह द्रव में न बदलकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ का सबसे अच्छा उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन इत्यादि। यानी सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन हमारे पास है 1:16, 1:8, 8:1 या फिर 2:1। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। अगर हम ज्ञात करें कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो चूंकि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान को हम 2 से गुना करेंगे और हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है इसलिए 1 × 2 यानी 2 होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम निकालेंगे। चूंकि एक अणु में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु होता है इसलिए 16 × 1 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, अर्थात यह बराबर हो जाएगा 16। इसलिए अब हम अनुपात निकालेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात है। अनुपात बराबर होगा 2:16 यानी 1:8, अर्थात प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1:8। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। सल्फर S8 होता है, यानी सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन के लिए N2 होता है, यानी इसके एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के भी एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। इससे पता चलता है कि सल्फर के अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, इसमें 8 परमाणु होते हैं, अर्थात सल्फर एक ऐसा तत्व है जो बहुपरमाणुक है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर Na2SO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के अंदर नाभिक का पता लगाया। परमाणु का नाभिक होता है, ऑप्शन दिया गया है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चूंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है जबकि प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इसलिए नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे टॉमसन या चैडविक। इलेक्ट्रॉन का पता जे टॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन दिया गया है 9.11 × 10⁻⁻28 किलोग्राम, 1.11 × 10⁻⁻28 किलोग्राम, 1.11 × 10⁻31 किलोग्राम या फिर 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम।
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन दिया गया है जे टॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन का पता जे चैडविक ने लगाया। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ऑप्शन दिया गया है 1/100, 1/1000, 1/200 या फिर 1/2000। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 18 या 32। परमाणु के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और एन कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में कौन से कण नहीं होते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन दिया गया है 2:5, 5:2, 4:3 या 3:4। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसके एक अणु में कैल्शियम के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के एक अणु में कैल्शियम का भार ज्ञात करेंगे। बराबर होगा 40 गुना 1, क्योंकि इसके एक अणु में कैल्शियम का केवल एक ही परमाणु होता है और इस प्रकार ये बराबर हो जाएगा 40। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भार निकालेंगे। ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16, इसको 1 से गुना करेंगे क्योंकि केवल एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, बराबर यह 16 हो जाएगा। अब हम अनुपात निकालेंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन के भार का। अनुपात बराबर हो जाएगा 40:16 यानी 5:2। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5:2। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है H2CO3, H2SO3, H2SO4 या फिर SO2। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है NH2SO4, NH4SO4 2, NH42SO4, NHSO4। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH42SO4। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है HS, HS2, H2S या H2S4। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता, द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, उपर्युक्त दोनों या फिर द्रव्यमान का सृजन हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान का सृजन भी नहीं हो सकता
और द्रव्य का विनाश भी नहीं हो सकता। यानी सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत या मोल सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन हमारे पास है अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व। सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है? ऑप्शन दिया गया है IUCN, IUBS, IUCW या IUPAC। सही जवाब होगा IUPAC। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति देती है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? दिया गया ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट एंड अप्लाइड केमिकल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिकल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही जवाब होगा IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन है FeO2, FeO, FeO4 या फिर Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन है पहला अक्षर बड़े तथा दूसरा अक्षर छोटे में, पहला अक्षर छोटे में तथा दूसरा अक्षर बड़े में, दोनों अक्षर बड़े में या फिर दोनों अक्षर छोटे में। तत्व के प्रतीकों को लिखने का तरीका है कि पहला अक्षर बड़े में तथा दूसरा अक्षर छोटे में। कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन दिया गया है KO, CO, CB या इनमें से कोई नहीं। कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह CO है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन दिया गया है 23, 16, 14 या 28। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है जिसमें नेट आवेश विद्यमान होता है? ऑप्शन है आयन, अणु, यौगिक या रासायनिक बंधन। ऐसे समूह को आयन कहा जाता है। परमाणुओं के ऐसे समूह जिसमें नेट आवेश विद्यमान होता है वह आयन होता है। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 20, 6.2 into 10 to the power 21, 6.1 into 10 to the power 22। एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 into 10 to the power 23। 293 केल्विन तापमान बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न में तापमान का मान दिया गया है 293 केल्विन। इससे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा। जब भी कोई तापमान केल्विन में दिया हुआ रहे और इससे डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो इसमें हमें 273 माइनस करना होगा। इसलिए बराबर होगा 293 माइनस 273। यह केल्विन डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा।
अब इसका मान होगा 20 डिग्री सेल्सियस, अर्थात प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा, ऑप्शन दिया गया है 25 केल्विन, 298 केल्विन, 273 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में तापमान का मान 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। इससे अगर हम केल्विन में बदलना चाहेंगे तो इसमें हमें 273 जोड़ना होगा, बराबर होगा 25 प्लस 273 केल्विन, यानी इसका मान होगा 298 केल्विन, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी 298 केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक है, ऑप्शन दिया गया है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 100 केल्विन या 173 केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सारे ऑप्शन केल्विन में दिए गए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलना चाहेंगे तो इसमें हमें 273 जोड़ना होगा, यानी यह हो जाएगा 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 373 केल्विन। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल का ठोस रूप। सही जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। पीतल के अवयव है, ऑप्शन दिया गया है जिंक और टिन, जिंक और कॉपर, लोहा और तांबा, एल्युमिनियम और तांबा। पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है। इसमें जिंक 30% और कॉपर 70% होता है। सही जवाब जिंक और कॉपर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 21%, 50%, 78% या 80%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया गया है क्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस या सल्फर। अगर हम अधातु की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन है गैलियम, सीजियम, पारा या सोडियम। अगर हम धातु की बात करें तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन है वायु, दूध, लकड़ी या पारा। विज्ञान की दृष्टिकोण से यौगिक और तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, अर्थात पारा एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि यह एक तत्व है। परमाणु की त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 AMU बराबर होता है, ऑप्शन दिया गया है C12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। C12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार या इनमें से कोई नहीं। C12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग होता है 1 AMU। ओजोन अणु की परमाणुकता है,
ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। ओजन का सूत्र होता है O3, यानी ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ओजन अणु की परमाणुकता 3 होती है। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आवोगाद्रो संख्या यानी एक मोल में कणों की जो संख्या होती है उसी संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। अर्थात सही जवाब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। सल्फर अणु को S8 द्वारा सूचित किया जाता है, यानी इसके एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। फास्फोरस को P4 द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है थॉमसन के परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया, जिन्हें हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है? ऑप्शन दिया गया है परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिन्हें हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। किसी परमाणु के m कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 18 या 32। अगर हम परमाणु की कक्षाओं की बात करें तो इन्हें K, L, M और N द्वारा सूचित किया जाता है। किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके लिए एक सूत्र है, वह है 2n²। अगर हम m कक्षा की बात करें तो ये तीसरे नंबर की कक्षा है, यानी इसके लिए n का मान हम 3 रखेंगे। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे कि m कक्षा के लिए जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह होगा 2 × 3⁻², यानी इसका मान होगा 18। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। किसी तत्व के एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। सोडियम के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम का द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 11, 12, 23 या 34। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या होगा 11 + 12 यानी 23।
परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। ऐसे परमाणुएं जिनकी परमाणु संख्या तो समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 5। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 या फिर 2, 8, 1। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 92, 146, 235 या 135। यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या होती है 92। सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 92 जो कि प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या को दर्शाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन दिया गया है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। निम्न में से तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है साधारण नमक, जल, लोहा या वायु। साधारण नमक एक यौगिक है, जल भी एक यौगिक है, लोहा एक तत्व का उदाहरण है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। सही जवाब है अमोनियम क्लोराइड। अगर आप ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि यह द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इसी परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सोना का प्रतीक है। ऑप्शन दिया गया है Ag, Au, Ga या इनमें से कोई नहीं। सोना का प्रतीक चिन्ह है Au। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है Na2CO3, CaO, CaCO3 या फिर CaOH2। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। पदार्थ के किस अवस्था में कणों के मध्य दूरी सर्वाधिक होता है? ऑप्शन हमारे पास है ठोस, द्रव, गैस या सभी में एक समान। पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में हो तो ऐसी अवस्था में कणों के मध्य दूरी सबसे अधिक होती है। इत्र की गंध दूर तक किस विधि द्वारा फैल जाती है? ऑप्शन दिया गया है विसरण, संगलन, द्रवण या संघनन। इत्र की गंध दूर तक विसरण विधि द्वारा फैलती है। विसरण विधि द्वारा पदार्थ के कणों का परिवहन उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर होती है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है कोलाइड, विलयन, निलंबन या इनमें से कोई नहीं। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है
परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। निम्न में से कौन सा पदार्थ मिश्रण है? ऑप्शन दिया गया है चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। चांदी और हाइड्रोजन तत्व के उदाहरण हैं, जबकि जल एक यौगिक है, परंतु वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। वास्तव में केनाल किरणें प्रोटॉन की किरण पुंज हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन दिया गया है नमक को पानी में घोलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन या फिर जल का वाष्प बनना। इन ऑप्शन में से नमक को पानी में घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जल का वाष्प बनना यह एक भौतिक परिवर्तन है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कांसा, पीतल, स्टील या टाका। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिया गया है 2-8, 2-6, 2-8-6 या फिर 6-2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा। के कक्षा यानी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा यानी द्वितीय कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होगा। प्रतीक C12 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। ऑप्शन दिया गया है 6, 12, 18 या 10। प्रतीक दिया गया है इस प्रकार। इसमें सब स्क्रिप्ट में 6 है जो कि परमाणु संख्या को दर्शाता है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट में 12 है जो कि द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, यानी इसका द्रव्यमान संख्या होगा 12। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन दिया गया है A+Z, A-Z या फिर Z-A। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी A-Z। Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 16, 8, 17 या 18। Cl यानी क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है, यानी इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि यह आयन है Cl नेगेटिव आयन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 17 + 1 यानी 18 होगी। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा। K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे बाहरी वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, जो कि 8 दिया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन दिया गया है परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्राकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के अंदर नाभिक का पता लगाया। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ऑप्शन है पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या सिंथेटिक।
गर्मियों के दिनों में सूती कपड़ा अधिक आरामदेह होता है। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। ऑप्शन दिया गया है 35, 17, 18 या 1। तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी 18 प्लस 17 बराबर 35। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 35। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हमें निकालना है 18 ग्राम जल बराबर कितना होता है। 18 ग्राम जल यानी 1 मोल जल होता है, इसलिए 1.8 ग्राम जल बराबर होगा 0.1 मोल जल। और 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इसीलिए 0.1 मोल जल में अणुओं की जो संख्या होगी वह होगी 0.1 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। इसका कुल मान होगा 6.022 इंटू 10⁻22, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻22। ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में। हमारी वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन दिया गया है 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम या 1.8 ग्राम। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 मोल जल का द्रव्यमान। 1 मोल जल का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, ये हमें सबसे पहले निकालना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, इसलिए 1 गुना 2, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक अणु में 2 होती है। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वह 16 होता है। इसी प्रकार 1 मोल जल का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल जल का द्रव्यमान होगा 0.5 गुना 18 यानी 9 ग्राम। सही जवाब ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।